Assalamu alaikum students. Myself Saad Shabir and I am first year MBBS student at King Edward Metropolitan University Lahore. आज के सेशन का टॉपिक है एनालाइजिंग एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। सबसे पहले जो है ना वो हमारे एक चीज़ बताता चलूँ कि हम जब एज ए स्टूडेंट जो है ना वो हमारे जहन के अंदर एक ना मिसकंसेप्शन होती है कि जो मिस्टेक है ना वो हमारा फेलियर है। जैसे होता है ना बंदा थोड़ा सा ना फेलियर से घबरा जाता है, तो वही वाला सिलसिला हो जाता है। फिर स्टूडेंट के जहन में वो खौफ सा बैठ जाता है कि जो है ना वो मिस्टेक ही मेरा फेलियर है। इस तरह से नहीं होता। जो आपके मिस्टेक है ना वो आपके लिए जो है ना वो बेटर होने का एक रूट है, तो उसको उस तरह से लेके चला करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से मतलब अपनी टेस्ट में होने वाली डेली रूटीन के अंदर जिस तरह से टेस्ट के अंदर मिस्टेक्स होती हैं उनको किस तरह से आपने रूट आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता चलूंगा कि ये टॉपिक जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये इस तरह से है कि आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि हम जो है ना वो अपने फाइनल एग्जाम या अपने डेली एग्जाम के अंदर जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर हम किस किस तरह की जो है ना वो मिस्टेक्स कर सकते हैं, और फिर उन मिस्टेक्स को सॉल्व करने का हमारे पास जो तरीका है वो क्या है। तो काफ़ी आज का जो है ना वो टॉपिक बेशक छोटा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये देखें, मैं थोड़े पॉइंट्स में जो है ना वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जो है ना वो जितने भी आप मिसाल के तौर पे एक टेस्ट देते हैं ना, तो अपनी जो है ना वो एक तरह से ना स्पेसिफिक, एक तो होते हैं लेक्चर्स के नोट्स, और दूसरी आप इस तरह से कर लें कि एक स्पेसिफिक जो है ना वो रजिस्टर बना लें या कोई फाइल ऐसे कर लें जिससे ना जो आप कोई टेस्ट दें, मिसाल के तौर पर फिजिक्स का टेस्ट देते हैं, तो फिजिक्स का टेस्ट जो है ना देने के फौरन बाद जो है ना वो आप ये कोशिश करने की जो आपकी मिस्टेक्स हुई है ना वो मिस्टेक्स जो है ना वो आप नोट डाउन करते रहें इन फॉलोइंग मैनर। कि जो है ना वो सबसे पहले आप एक जो पेज है आपका रिकॉर्ड पेज उसके अंदर आपकी जो भी एमसीक्यूज गलत हुई है, तो सबसे ऊपर जो है ना वो लिख लें कि टॉपिक, ये इस टॉपिक के अंदर मेरी ये एमसीक्यूज गलत हुई है, टॉपिक लिख लें। उसके बाद जो है ना वो एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट लिख लें। स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है ना वो कोशिश करें कि जो अपना आंसर आपने रॉन्ग किया था वो रॉन्ग आंसर लिख लें। फिर जो है ना वो जो की के अंदर करेक्ट आंसर था वो करेक्ट आंसर लिख लें। और फिर जो है ना वो कोशिश करें कि जो है ना वो उसको एनालाइज करने की कोशिश करें। और दूसरा ये बात बतानी थी कि टोटल आप जो है ना वो कोशिश क्या करें कि वीकली बेसिस पे जो है ना वो इन मिस्टेक्स को थोड़ा सा देख लिया करें। 5-10 मिनट ही लगेंगे आपके टोटल इंशाल्लाह। कि मिसाल के तौर पर आज आप टेस्ट देते हैं तो आपकी जो है ना वो 2 या 4 मिस्टेक्स आती हैं, तो 2 या 4 मिस्टेक्स आप नोट डाउन कर लें। आप संडे को रख लें या फ्राइडे को रख लें, जो दिन आप जैसे कह सकते हैं कि मुनासिब लगे, आप जो है ना वो वीकली बेसिस पे उन मिस्टेक्स को रिवाइज लाजमी कर लिया करें। आपके लिए लाजमी है कि आप हर कंसेप्ट को जो है ना वो क्लियर करके जाएं बिफोर द एग्जाम्स। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि आप जो है ना वो अपनी मिस्टेक्स को अपनी नोट्स के ऊपर नोट डाउन करते रहें। दूसरा ये है कि आपको कैटेगराइज करना चाहिए अपनी मिस्टेक्स को। मैं आपको अपनी जो है ना वो अपनी तरफ से जो आपकी मिस्टेक्स पॉसिबल हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उसका सोल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। एक तो जो है ना वो आपसे अगर एमसीक्यूज गलत हो सकती है तो वो हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्चुअल एरर। कि मिसाल के तौर पर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट किसी टॉपिक का वीक था, और ये चीज़ नॉर्मल है, मतलब कंसेप्ट वीक हो सकता है, तो एक तो आपके कंसेप्चुअल एरर की वजह से आपकी एमसीक्यूज गलत हो सकती है। तो उसका जो है ना वो अ, जिस तरह से कल परसों जो है ना वो मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हम अपने कंसेप्ट कैसे बिल्ड करें। तो कंसेप्ट बिल्ड करने का सबसे जो है ना वो अव्वल तरीका आपकी अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक ही है। ये आप जैसे जैसे उसको अच्छी तरह डेप्थ में पढ़ते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी कंसेप्ट तो बखुद जो है ना वो क्लियर होते रहेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर करने की सबसे पहले आपका तरीका जो है ना वो आपके मेन सोर्स आपकी टेक्स्ट बुक ही है। टेक्स्ट बुक के बाद जो है ना वो आपके जो ट्यूटर्स होते हैं वो आपके जो है ना वो लेक्चर्स देते हैं, तो लेक्चर्स जो है ना वो एक तरह से टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स को भी जो है ना वो बता देते हैं। और इसके अलावा जो पॉइंट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं और टेक्स्ट बुक में नहीं पाए जाते, तो वो जो है ना लेक्चर्स आपको मिलते हैं। तो एक तो जो है ना वो आप अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ें। दूसरे नंबर पे आप जो है ना वो वीडियो लेक्चर्स लाजमी देखा करें, क्योंकि उससे जो है ना वो आपको क्लैरिटी होती है कि बुक में लिखा क्या गया है। नंबर 3 पे जो है ना वो आप उस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जो चीज़ भी करें आप एट द एंड जो है ना वो आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी। क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व करनी है, ना कि आपका जो वाइवा या रिटर्न इस तरह से कुछ नहीं होना, आपने एमसीक्यूज जाके सॉल्व करने हैं। तो कोशिश करिए अपने आप को जो है ना वो एज कंसेप्चुअल एज मच बनाने की कोशिश करें। एक तो मिस्टेक की ये टाइप होगी कंसेप्चुअल एरर। दूसरे नंबर पे जो है ना वो मोस्टली स्टूडेंट्स का जो ये मसला होता है, मेरा खुद का भी अभी तक भी है कि क्वेश्चन सही से ना पढ़ना, जो कि मैं कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा एरर का जो है ना वो सबब बनता है।
एक तो कंसेप्चुअल एरर हो गया, दूसरे नंबर पे होता है मिस रीड क्वेश्चंस। मतलब आपका जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है, या बाजू का ये होता है कि स्टेटमेंट टाइप जो है ना वो ऑप्शंस भी दिए होंगे कि ए बी सी डी ऑप्शंस में से जो है ना वो स्टेटमेंट टाइप होते हैं। तो बाजू का वो चीजें भी जो है ना वो गलत पढ़ ली जाती हैं, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है ना वो स्टेटमेंट्स को एज सच जो है ना वो पूरी डेप्थ के साथ अच्छी तरह पढ़ें। जिस तरह कि आप जो है ना वो प्रिपरेशन के दौरान अपनी चीजें पढ़ते हैं ना, तो आप कोशिश क्या करें कि आप जो है ना वो स्टेटमेंट पढ़ते हुए जो है ना वो फुल अपनी अटेंशन के साथ पढ़ा करें, ताकि इस हवाले से आपका कोई एमसीक्यू गलत ना हो सके। तीसरे नंबर पे जो है ना वो मिस्टेक की जो टाइप होती है वो ये है कि कैलकुलेशन एरर। अब कैलकुलेशन के हवाले से काफी खास तौर पे फ्रेशर्स जो है ना वो काफी परेशान होते हैं कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए, अब बचपन से लेकर जो है ना वो अब तक जो है ना वो हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते आए हैं, तो ये अब ऐसा सच इतना जल्दी नहीं हो सकेगा कि आप जो है ना वो फौरन एक दिन के अंदर सारी कैलकुलेशन में माहिर बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। जितना आपके पास अब रिक्वायर्ड टाइम है, जब आपका एमडी की मेरे ख्याल में अब डेट भी अनाउंस हो गई है, तो जितना आपके पास टाइम बचता है ना, आप एक दिन भी आपके लिए जो है वो बिल्कुल भी आपने कैलकुलेटर के साथ जो है ना वो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। आप विदाउट कैलकुलेटर जो है ना वो सॉल्व करें, चाहे जितनी भी मुश्किल कैलकुलेशन है ना, उसको आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करें। और जहाँ तक बात है, काफी स्टूडेंट को ये भी मसला होता है कि डेसिमल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो डेसिमल वाले क्वेश्चन के लिए मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि डेसिमल रिमूव करें और बटा के नीचे जो है ना वो आप जीरोस ऐड करते रहें। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि 0.25 है, तो उसको 0.25 को आप डेसिमल रिमूव करें, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आपके बचते हैं डिवाइडेड बाय समथिंग कर लें, यानी कि 0.25 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, यानी कि 25/100। तो इस तरह से आप सॉल्व करने के लिए थोड़ी अपनी टेक्निक्स खुद से बनाएं, और जितना आप सॉल्व करते रहेंगे उतना आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो मेरे हिसाब से स्ट्रांग होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर जो है ना वो जो पॉसिबल हो सकता है वो ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भूल जाती है, और इसकी मेन वजह ये हो सकती है कि जो है ना वो आपने या तो बाज़ औक़ात किसी स्टूडेंट की जो है ना वो मेमोरी थोड़ी वीक होती है। तो ये चीज़ जो है ना वो नॉर्मल है। तो वीक मेमोरी का ये आपका सोल्यूशन है कि आप जो है ना वो रिवीजन जो है ना अपनी टाइट करने की, बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें एक टॉपिक की बाई टॉपिक को। और जब तक वो आपका, जिस तरह से मैंने आपको बताऊं कि पिछले साल हमारा ना हमारे जब हमने एमडीकेट किया था, तो हमारे एमडीकेट में जो है ना वो किंगडम एनिमेलिया शामिल था। तो किंगडम एनिमेलिया जो है ना वो इतना जल्दी भूल जाता है, जैसे मतलब उसकी कोई मिसाल नहीं। वो बहुत जल्दी भूल जाता था। तो ये होता था कि मैंने हर हफ्ते जो है ना वो उसके लिए प्लान बनाया हुआ था कि हर हफ्ते उसके लिए जो है ना वो 3 घंटे मैंने रखे हुए थे कि हर हफ्ते उस चैप्टर को लाजमी रिवाइज करना है। तो इस तरह से आप भी जो है ना वो, अगर आपको कोई चैप्टर इस तरह से लगता है कि ये चैप्टर मेरे से कवर नहीं हो रहा या मुझे बार बार भूल रहा है, तो आप कोशिश करें उसको 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद खुद से जो है ना टाइम टेबल बना के उस चैप्टर को इजीली रिवाइज करते रहें। तो इस तरह से जो है ना वो आपकी इस तरह के एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है ना वो आपकी मिस्टेक टाइप जो आती है वो है मिस्टेक ड्यू टू टाइम प्रेशर। कि आपके ऊपर जो है ना वो टाइम एक तरह से हावी हो गया, तो आपने जो है ना वो पजल होके वो एमसीक्यूज गलत कर दी। तो टाइम प्रेशर जो है ना वो एग्जाम के अंदर काफी स्टूडेंट्स को जो है ना वो एडमिशन लेने से रोक सकता है। तो आप ये कोशिश करें कि शुरू से ही जो है ना वो जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो ना, तो आप कोशिश करें कि जो है ना वो शुरू से थोड़ा सा स्पीड रखने की कोशिश, थोड़ा सा स्पीड। यानी कि मैंने बताया था कि 1 मिनट के अगर सॉल्व करने की जो है ना रिक्वायर्ड टाइम है कि 1 मिनट में आपने एमसीक्यू सॉल्व करनी है, तो लाजमी नहीं है कि आप जो है ना वो 15 सेकंड में सॉल्व कर लें। 15 सेकंड ना करें, आप कोशिश करें 1 मिनट की बजाय 40 to 45 सेकंड लें। 15 सेकंड आप बिल्कुल बचा लें। 15 सेकंड बचाते बचाते इंशाल्लाह एंड एंड आपके पास जो है ना वो 20 से 25 मिनट वैसे ही बच जाएंगे, जो आपके बाकी मामला जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो कोशिश क्या करें कि टाइम प्रेशर से बचने के लिए आप शुरू से थोड़ी सी स्पीड जो है ना वो रखें, ताकि आपका ये जो बचने वाला टाइम, जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है या आपके जो क्वेश्चन रह गए होते हैं जो आपने एंड में करने होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपका यूज हो सके। नेक्स्ट जो है ना वो एरर की टाइप आ सकती है कि आप मिसाल के तौर पर ओवर थिंकिंग की वजह से जो है ना वो एमसीक्यूज गलत कर सकते हैं। देखिए, यूजली यही कहा जाता है कि जो है ना वो एग्जाम के अंदर आपके जहन में आने वाला सबसे पहला जो ऑप्शन होता है ना, जो आपकी मिसाल के तौर पर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, और आपको जो है ना वो इनर आपकी गट ये कहती है कि ना ए ऑप्शन इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है। तो मोस्टली जो है ना वो 80 to 90% चांसेस ये होते हैं कि वही ऑप्शन ही करेक्ट होता है। वो इनकरेक्ट हो भी सकता है, लाजमी नहीं है कि वो बिल्कुल जो है ना करेक्ट ही हो, लेकिन मोस्टली यही देखा गया है कि जो है ना वो सबसे पहला जो ऑप्शन आपके जहन में आता है ना, वही करेक्ट देखा जाता है। और ओवर थिंकिंग पेपर के अंदर जो है ना वो काफी ज्यादा हर्डल होती है स्टूडेंट्स के लिए, कि दो ऑप्शंस बंदा जो है ना वो करके बैठ, दो ऑप्शंस कंफर्म हो जाते हैं कि ये तो गलत है, लेकिन दो ऑप्शन में से जो है ना वो
कंफ्यूजन हो जाती है कि ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए या ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि जो है ना वो जिस ऑप्शन के ऊपर आपके कंसेप्ट 100% अप्लाई हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो है ना वो वही ऑप्शन ही सेलेक्ट करें, या आपके कंसेप्ट के क्लोजेस्ट जो पहुंच रहा है उसको जो है ना सेलेक्ट करें। बाजू का यूं भी होता है कि जो है ना वो एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं दिया गया होता। कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन देखे गए हैं कि जो है ना वो एग्जैक्ट जो आपका आंसर बनता होता है वो आपका ऑप्शंस में नहीं दिया गया होता, उसके जो है ना वो क्लोजेस्ट आंसर होता है वो दिया गया होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि जो उन चार ऑप्शन में से सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो ही सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि मिस्टेक सी टाइप नंबर वन आपकी कंसेप्चुअल एरर हो सकता है, नंबर टू आपका मिसरेड क्वेश्चन, नंबर थ्री कैलकुलेशन एरर, नंबर फोर आप इंफॉर्मेशन भूल जाएं, नंबर फाइव टाइम प्रेशर, और नंबर सिक्स ओवर थिंकिंग। और नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि आप जो अपने डेली टेस्ट देते हैं ना, 60 70 80 100 नंबर का, मतलब एक एक दो दो तीन से टेस्ट आप जो आप देते हैं, आप कोशिश क्या करें कि अगर आपकी मिसाल के तौर पर 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि लास्ट जो आपके दो एमसीक्यूज गलत हुए हैं फिर भी उनको चेक करें कि वो आपके एमसीक्यूज गलत क्यों हुए हैं। और फिर इस तरह से करें कि वो टॉपिक जो है ना वो बुक से खोलें और फिर देखें वो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ें। फिर कोशिश करें कि आप खुद को एनालाइज करें कि मैंने ये टॉपिक जो है ना वो इस नज़र से क्यों नहीं पकड़ा था, कि जो है ना वो मुझे एग्जामिनर ने ये पॉइंट पे फंसा दिया। तो दोबारा जो है ना वो टॉपिक उस टॉपिक को रीड करें और फिर उस एंगल से रीड करें जिस एंगल से आपकी एमसीक्यूज गलत हुई है। तो ये एक तरीका होता है आपकी एमसीक्यूज जो है ना वो आपके इस तरह से साथ साथ जो है ना वो कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएं। यूं नहीं करना आप लोगों ने कि जो है ना वो टॉप ग्रेड पे जिस तरह होता है कि ना आपका जो जिस तरह से कह सकते हैं कि रॉन्ग एमसीक्यूज के लिए आप एक अलग मॉक टेस्ट बना सकते हैं। आप वो कर सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा कम बेहतर है एज कम्पेयर टू कि आप जो है ना वो फौरन जैसे ही आपका टेस्ट हो खत्म हो आप कोशिश करें सीधा चले जाएं आपके रॉन्ग एमसीक्यूज के ऊपर। रॉन्ग एमसीक्यूज के ऊपर देखें, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ें। एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद अगर आपको बात समझ आ जाती है तो आप जो है ना वो उसको मेमोराइज कर लें। अगर मेमोराइज आपको लगता है कि वो आपको भूल जाएगा तो आप कोशिश करें कि सीधा आप हमें नोट्स उठाएं, नोट्स उठा के उसको सीधा लिख लें। वो एमसीक्यूज पूरा का पूरा विद ऑप्शंस आप लिख लें। और मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो है ना वो मैंने ये फुल ट्राई की थी कि जो है ना वो जो भी मेरे एमसीक्यूज गलत होते हैं डेली टेस्ट के ऊपर, वो सारे के सारे मैं जो है ना नोट्स कर लूँ। और मेरे जो है ना वो अभी भी नोट्स के अंदर वो सारे एमसीक्यूज लिखे हुए हैं जो मेरे पूरे एमडीकेट के सेशन के अंदर गलत हुए थे। तो आप भी कोशिश करें कि जो है ना वो अभी से ये कोशिश करें कि अपने जो रॉन्ग एमसीक्यूज होते हैं उनको नोट डाउन करें आराम से, और वीकली बेसिस के ऊपर जो है ना वो आप उनको रिवाइज करते रहें। एक तरह से आप ये भी किया करें कि जैसे आप मिसाल के तौर पर संडे आपने एक दिन रखा हुआ है एमसीक्यू को रिवाइज करने का, तो आप कोशिश क्या करें कि रिवीजन करने के साथ साथ आप 3 से 5 एमसीक्यूज उससे रिलेटेड जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश किया करें। इससे ये होगा कि आपका जो पिछला कंसेप्ट जो आपका थोड़ा सा वीक था वो आपका और स्ट्रांग हो जाएगा, और इंशाल्लाह जो है ना वो आपके फाइनल एग्जाम तक आपको काफी हेल्पफुल साबित होगा, और थोड़ा ये कि मेमोराइज भी अच्छी तरह रहेगा। तो एक और चीज बताता चलूं दोबारा से कि जो है ना वो अपनी मिस्टेक्स के से कभी भी जो है ना वो आपने परेशान नहीं होना कि आपकी मिसाल के तौर पर 60 में से 50 मार्क्स भी आ रहे हैं, आपकी 10 मिस्टेक्स हैं। 10 मिस्टेक्स आर नॉट अ बिग प्रॉब्लम। वो चीजें जो है ना वो आपकी तरफ आपको बेटर बनाने के लिए होती हैं। मिस्टेक्स करना कोई हर बंदा मिस्टेक करता है, ये चीज नहीं होती। और जैसे ही आप मिस्टेक करें फौरन उसको जो है ना वो उसका सोल्यूशन है, उसको सोल्यूशन को ढूंढ लें, आराम से उसको नोट डाउन करें और जो है ना वो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। इस तरह से जो है ना वो होता है। जो जितने भी मैंने अच्छे स्टूडेंट्स देखे ना वो सारे ऐसे करते थे कि जो है ना वो अपने इस तरह से कहते हैं कि डेली मिस्टेक्स, फिर चैप्टर चैप्टर वाइज भी मैंने देखा हुआ था अपने एक दोस्त को कि वो जो है ना वो जिस तरह बायो एनर्जेटिक्स की चैप्टर है, तो बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर की जो है ना वो उसके पास सारे एमसीक्यू जो लिखे हुए थे जो उसके रिक्वायर्ड पूरे एमसीक्यू सेक्शन में गलत हुए थे। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि आप चैप्टर्स की जो है ना वो एक तरह से लिस्ट बनाएं। लिस्ट बना बना के जो है ना वो आप जिस दिन आप उस चैप्टर का टेस्ट दें जो आपके एमसीक्यूज गलत हों आप उनको कोशिश करें कि नोट डाउन करें, और जो है ना वो साथ साथ उनको रिवाइज भी करते जाएं। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताना था कि आप एमसीक्यूज के जो है ना वो आपके जो गलत होते हैं उनको किस तरह एनालाइज करना है, और आपने उनके अंदर किस तरह से बेहतरी ढूंढनी है। तो अब स्टूडेंट्स जो है ना वो आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि कल भी जो है ना वो कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रह गए थे। तो आज जो है ना वो ये सेशन जल्दी स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस प्लीज शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर एक लेक्चर को एमडी के हवाले से कैसे ऑब्जर्व करें। देखिए एमटी कैट जो है ना वो एक तरह से कोई स्पेशल चीज नहीं है कि आप उसको स्पेशल वे में जो है ना वो करें। आपकी जैसे एफएससी प्रिपेयर होती थी ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए।
کہ اس میں جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑا سا سپرفیشلی دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ چیزیں جو آپ کی لائن لکھی ہوئی ہے آپ نے وہی لائن کرنی ہوتی تھی اور دیٹ واز انف. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس لائن کے سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ تمام ایم سی کیوز اور تمام جو پاسبل کنکلوژنز ہوتے ہیں وہ آپ کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ آبزرو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو دیکھیں آپ جو لیکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں لیکچر دیکھنے سے پہلے جو ہے نا وہ میری اپروچ یہ تھی کہ میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنا ٹیکسٹ بک جو ہے نا وہ پورا چیپٹر، اگر میں پورے چیپٹر کا لیکچر دیکھ رہا ہوں تو پورا چیپٹر جو ہے نا وہ اچھی طرح میں میمورائز کرتا تھا. اس کے بعد جو ہے نا وہ پورا چیپٹر جب مجھے اچھی طرح ہو جاتا کلیئر، پھر میں جو ہے نا وہ ویڈیو لیکچر اوپن کرتا تھا، اس کو جو ہے نا وہ 2x پہ جو ہے نا وہ اسپیڈ کر کے جو ہے نا وہ سیدھا میں لیکچر دیکھتا تھا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کو چیزیں ڈبل اپ نہیں ہوتی کہ مثال کے طور پر جو چیزیں ٹیکسٹ بک کے اندر تھیں اور ٹیوٹر جو ہے نا وہ آپ کو وہ چیزیں بتاتے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو ہے نا جو آپ نے پچھلا چیپٹر ابھی کیا ہے وہ ریوائز ہوتا جائے گا ٹیکسٹ بک کے ساتھ ساتھ. اور سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا تھوڑا ٹائم یہ بچے گا کہ آپ کو وہ پوائنٹس جو ہے نا وہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہوں گے جو پوائنٹس جو ہے نا وہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں نہیں تھے. تو کوشش کیا کریں کہ انہیں پوائنٹس کو ہی صرف نوٹ ڈاؤن کیا کریں اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ جو ہے نا وہ لیکچر سوری اپنا ٹیکسٹ بک پڑھ لیا کریں اپنے پرومینس کی، بایولوجی فزکس کیمسٹری جن کی بھی ہے. آپ ٹیکسٹ بک پڑھیں، ٹیکسٹ بک پڑھنے کے بعد فوراً لیکچر دیکھیں اور لیکچر میں سے وہی پوائنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو آپ کو نہیں آتے تھے تو وہ نوٹ کر لیں. اس طرح سے ہوتا ہے. جو چیزیں بھی آپ کو نیو لگتی ہے آپ وہ پک کر لیں، اور جو چیزیں آپ کو جو ہے لگتی ہے کہ یہ مجھے آتی ہے تو اس کو ریوائز کر لیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ سر جی مجھے موٹیویٹ کریں، میری ابھی تیاری رہتی ہے. دیکھیں اگر دیکھا جائے ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹ کو دیکھا جائے تو آپ کے پاس کافی ٹائم ہے. آپ اگر ابھی سے بھی سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے پڑا کہ آپ کی تیاری جو ہے نا وہ باقی اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں یا بالکل ایکول ہو جائے یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ جو ہے نا وہ جتنا آپ کے پاس ٹائم رہ گیا ہے آپ اس کو جو ہے نا وہ کوشش کریں اچھی طرح یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں جو ہے سکسیس فیلئر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کو جو ہے نا وہ کوئی بندہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، نہ آپ کا ٹیچر نہ میں نہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ کوئی بندہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کا رول ہے اپنی لائف کے اندر، یعنی کہ آپ کا رول کیا ہے، آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ آپ اپنے طرف سے نا 100% دیں. 100% نہیں کر سکتے تو میکسیمائز کریں کہ 90% میں لے جائیں. 99% اپنی طرف سے کوشش کریں. جتنا آپ کی کوشش اچھی ہوگی انشاءاللہ آپ کا ریوارڈ اس کے مطابق ہوگا. اور یہ باتیں میں نہیں کر رہا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہیں کہ انسان کو اپنی کوشش کے مطابق ملتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی ایفرٹ جو ہے نا وہ بہتر کرتے جائیں ڈیلی کی بیسس پہ. اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں یا کل سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ جو ہے نا وہ جس دن بھی سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا وہ اپنا پلان تھوڑا سا اسٹریٹ کر لیں. جو آپ کی ڈسٹریکشنز ہیں نا، ڈسٹریکشن اس طرح سے آپ کا سوشل میڈیا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے تھوڑا سا ڈسٹریکشن بن رہا ہے تو آپ کوشش کریں اس کو تھوڑا مینیمائز کرنے کی کوشش کریں. بالکل ختم بھی نہ کریں کہ اس سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس تھوڑا سا ڈپریس فیل کرنے لگ جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس کو مینیمائز کرنے کی کوشش کریں اور اچھا سا اسٹڈی پلان بنا کے آج سے یا کل سے جو ہے نا وہ اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کر لیں. تو اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا کہ میرے پاس ٹائم باقی اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں کم رہ گیا. کم نہیں رہ گیا، اتنا ٹائم جو ہے نا وہ ایم ڈی کیٹ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایم ڈی کیٹ کے لیے جو ہے نا وہ ٹوٹل فائنل ایگزام تک آپ کی ٹوٹل 3 ریویژنس اچھی طرح اگر ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ کافی اچھا ہو جائے گا. 3 سے زیادہ آپ جتنی کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے مارکس جو ہے نا وہ فائنل ایگزام کے اندر اتنے اچھے آتے رہیں گے. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ سر کیمسٹری میں فنڈامنٹل کیمسٹری اور فزکس میں فورس موشن میں امپرومنٹ کیسے کریں؟ اچھا تو میں یہ بتا دوں کہ کیمسٹری میں فنڈامنٹل کنسیپٹ جو آپ کا فرسٹ چیپٹر ہے نا اس کے جو ہے نا وہ ایک نوٹس ہیں میرے پاس. تو میں انشاءاللہ وہ نوٹس میم یسرا کو جو ہے نا وہ بھیج دوں گا. آپ ان سے جو ہے نا وہ نوٹس لے لیں گے. وہ انشاءاللہ آپ کافی ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کی فنڈامنٹل کنسیپٹس کے کنسیپٹ کلیئر کرنے میں. وہ چیپٹر واقعی میں کافی ڈیفیکلٹ ہے، مجھے بھی کافی ڈیفیکلٹ لگتا تھا. اس میں کیلکولیشن کے لیے آپ کو ڈائریکٹ میتھڈ کے بجائے شارٹ کٹ میتھڈ اپلائی کرنے ہوں گے اپنا ٹائم کو بچانے کے لیے. تو وہ جو ہے نا وہ نوٹس میں آپ کو میم یسرا کے تھرو جو ہے نا وہ آپ کو بھجوا دوں گا، آپ وہ دیکھ لیں گے. اور جہاں تک بات ہے فورس اینڈ موشن کی، فورس اینڈ موشن میں جو ہے نا وہ سب سے ٹیکلنگ جو ہے نا وہ آپ کے لیے ٹاپک کہہ سکتے ہیں آپ کا پروجیکٹائل موشن ہے. تو پروجیکٹائل موشن کے لیے آپ جو ہے نا وہ کوشش کریں جس طرح ٹائم آف فلائٹ ہے ان کے صرف اور صرف آپ نے فارمولے یاد کرنے ہیں اور آپ کو کچھ بھی یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا فارمولہ یاد کریں اور فارمولے کی اپلیکیشنز کے حوالے سے جتنے بھی ایم سی کیوز آپ کے آتے ہیں پریکٹس کے لیے آپ وہ پریکٹس کرتے جائیں. اور کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کے لیے آپ کو کوئی بھی مثال کے طور پر ایکویشن ہے نا اس کی ڈیریویشن کس طرح ہو رہی ہے آپ کو ایم ڈی کیٹ میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ڈیرائیو دی ایکویشن کوئی سوال نہیں ہوتا. ایم ڈی کیٹ میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے، آپ مثال کے طور پر انیشیل ویلوسٹی یہ دی گئی ہے، فائنل ویلوسٹی یہ دی گئی ہے، آپ کو
फार्मूला अप्लाई करके उनकी वैल्यूज मालूम करनी होगी। तो इस हवाले से आप अपनी स्टडी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर कैलकुलेटर के बगैर एमसीक्यू सॉल्व करने की टिप्स बताएं। तो देखिए, सबसे पहली टिप जो आपके लिए है वो है आपकी प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना फायदा होगा। नंबर वन चीज तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। नंबर सेकंड चीज कि आप जो है ना वो स्टूडेंट्स एज ए फ्रेशर जो है ना वो ये चीज पता नहीं होती है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। लेकिन देखिए, जैसे मैंने अपने सेशन में भी ये बात की कि जो है ना वो हम आज तक जो है ना वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते आए हैं। और एम टी के बाद भी जो है ना वो अगर मुझे जरूरत होती है मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल ही करता हूँ। मुझे क्या जरूरत है जो है ना वो ऐसे कैलकुलेशन करने की। तो सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए जो है ना वो कैलकुलेटर आपसे नहीं दिया जा रहा। तो आप कोशिश करें कि जो है ना वो आपको जितना टाइम रिक्वायर्ड है अपनी कैलकुलेटर को मॉडिफाई करने का आप जरूर लें। ये जो है ना वो एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ठीक नहीं होने वाला है। इंशाल्लाह ये आपकी कह सकते हैं कि पेपर से पहले आप कोशिश करें कि इस चीज़ को बेहतर कर लें। जितना आप पेपर से पहले आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपकी कैलकुलेशन बेटर होती रहेगी। और कैलकुलेशन के हवाले से और चीज़ें आपको ये बतानी थी कि वैल्यूज़ को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया करें। वैल्यूज़ को एज सच जो है ना वो लिखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की आपकी 6.636 आपकी एक वैल्यू होती है, 6.636 आपको पूरा लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप 6.6 लिख लें। आप 6.6 जब लिखेंगे ना तो आप डेसिमल रिमूव करेंगे, 66 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। 66 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। उधर से 10 रेज़ पावर जितनी भी होगी ना, मिसाल के तौर पर 34 है, 10 रेज़ पावर 34 है डिवाइडेड बाई 10 रेज़ पावर 1 हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगी। इस तरह से कैलकुलेशन आपकी ईजी होती रहेगी। तो आप कोशिश क्या करें कि जो है ना वो डेसिमल्स आपकी अगर ज्यादा लेंथी दी गए हुए हैं सवाल के अंदर, या आपको वैल्यूज इस तरह से लेंथी दी गई है डेसिमल में, तो आप ये कोशिश क्या करें कि उसको वैल्यू को थोड़ा मॉडिफाई करके सॉल्व किया करें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है लॉग वाले की, तो लॉग वाले चैप्टर्स मैंने एक ही बताया था, चैप्टर नंबर सॉरी बफर वाला, जो बफर कैपेसिटी वाला जो आपका चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, उसमें जो है ना वो थोड़ी सी लॉग वैल्यू, लॉग 1 2 3 और लॉग 10 पावर माइनस में जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपको याद करने की जरूरत है। उसके अलावा लॉग में और चीज कुछ नहीं हो जाती। और जहाँ तक बात है आपकी अंडर रूट वैल्यूज की, तो अंडर रूट वैल्यूज में ये सॉल्व करने का तरीका होता है कि मिसाल के तौर पर अगर वो पूछ लेते हैं 36 का अंडर रूट, तो ऑब्वियसली इट इज 6। लेकिन मिसाल के तौर पर वो 36 का अंडर रूट नहीं पूछते, सवाल में आपको 40 का अंडर रूट सॉल्व करना पड़ जाता है, 38 का अंडर रूट सॉल्व करना पड़ जाता है। तो नॉर्मली यही होगा कि आपका जो अंडर रूट की वैल्यू होगी वो 6 से ज्यादा ही होनी है, क्योंकि वो वैल्यू 36 से ज्यादा है। 36 से ज्यादा होने की वजह से आपकी अंडर रूट की वैल्यू भी 6.2 या 3 आ जाएगी। तो इस तरह से जो है ना वो आपको थोड़े सी गैस करने होंगे अभी से। अपनी नॉर्मल जो रूटीन है उसके अंदर कैलकुलेशन जो है ना वो डेली इंप्रूव करते जाएं। और इस तरह से जो है ना वो इंशाल्लाह आपका कैलकुलेशन वाले सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर न्यूमेरिकल्स कहाँ से आते हैं। देखिए, जो आपके अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स दिए गए होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हैं चाहे वो फिजिक्स के हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादा। लेकिन एज इट इज जो है ना वो मैंने ये चीजें कम देखी है कि ना जो आपके बुक के अंदर एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स दिए गए होते हैं ना, एज इट इज वो क्वेश्चंस जो है ना वो मैंने कम देखे हैं। वो क्वेश्चन आते हैं आपको, वो भी आप टच करके लाजमी है ना, लेकिन एज इट इज जो है ना वो क्वेश्चंस कम आते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स और के हवाले से ये बताता चलूं कि ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते। छोटा सा एक फार्मूला होता है, वही आपको अप्लाई करना होता है हर जगह। और ज्यादा लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती। नॉर्मली आपसे जो है ना वो सिंपल एक्सेलरेशन के जिस तरह फार्मूला छोटे छोटे आपसे वही पूछे जाते हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट चेक किया जाता है कि इसको ये चीज आती है या नहीं आती। और कैलकुलेशन वाले सवालों में एक चीज आपने ये चीज याद रखनी है कि जिन सवालों में आपको डिफरेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव साइंस इस्तेमाल करने होते हैं ना, वो वाले फार्मूले आपने लाजमी अच्छी तरह याद करके जाने हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन है, तो अगर उसने स्टेटमेंट के अंदर डीसेलरेशन लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपको ये पता होगा कि डीसेलरेशन की वजह से हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना होता है। तो अगर मिसाल के तौर पर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख रहे हैं, उसके अंदर 2as = v f² माइनस वी आई स्क्र, अब ये एक इक्वेशन है, लेकिन उसने क्या वैल्यू दी है क्या कि एक कार डीसेलरेट्स एट टू, जो भी है मतलब आपकी वैल्यू, उस वैल्यू देता है क्या इस वैल्यू पे जो आपकी कार है वो डीसेलरेट हो रही है। तो आपकी जो है ना वो फार्मूला आपका ये हो जाएगा कि -2as = v f² - v i²। जी आपका फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो गया। तो इस चीज हवाले से आपको लाजमी चीजें याद रखने की जरूरत है उसमें। और फिर मजे की बात यह है कि ऑप्शंस भी उन्होंने इस तरह से दिए होते हैं कि दो ऑप्शन आपकी नेगेटिव वैल्यू वाले होते हैं, दो ऑप्शन आपके पॉजिटिव वैल्यू वाले होते हैं। तो आपको ये चीजें लाजमी मेमोराइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर मैं स्टडी प्लान कैसे बनाऊं।
देखिए, स्टडी प्लान जो है ना वो काफ़ी स्टूडेंट का मसला होता है कि हम किस तरह से मैनेज करें। देखिए, अब माशाल्लाह से आप जो है ना वो अपने मुताबिक भी स्टडी प्लान एक बना सकते हैं। अगर आप अपने खुद से जो है ना वो अच्छी तरह सिंसियर हैं, तो आप खुद से ही अच्छा सा एक प्लान बनाएं जो आपको अच्छा लगे, किसी स्ट्रिक्ट भी है थोड़ा सा, और आपके लिए जो है ना वो आपके एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्या मैंने भी आपको ये बताया था कि आप 12 to 16 आवर्स जो है ना वो डेली स्टडी लाजमी अपने आप के लिए, फोकस्ड स्टडी के लिए वो आवर्स रखें, कि 12 to 16 आवर्स रखें। सीधा आप उसको कॉन्टिन्यूस वे में ना लेके जाना कि सीधा आप जो है ना वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप ये करें कि उसको जो है ना वो थोड़े ब्लॉक्स में कन्वर्ट करें। अगर 12 घंटे, मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 12 घंटे आपने अपना स्टडी प्लान बना लिया, तो आप कोशिश करें कि हर 3 घंटे के बाद जो है ना वो 15 मिनट या 20 मिनट आप जो है ना वो कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। हर 3 घंटे के बाद अगर आपका थोड़ा है, आपके ब्लॉक्स जो है ना वो अगर मिसाल के तौर पर 12 घंटे के अगर टोटल स्टडी टाइम है, आपने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, तो हर ब्लॉक के बाद आप कोशिश करें कि 20 मिनट अपने आप के लिए थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए कर लें। आप थोड़ा सा इस तरह से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया यूज करना है वो कर लें, किसी के दोस्त से बात करनी है वो कर लें। तो 20 या 25 मिनट आप अपने लिए ये रख लिया करें। कंटिन्यूस वे में स्टडी करने से ये नुकसान होता है कि आप जो है ना वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आपको ये लगेगा कि मैं जो है ना वो थोड़ा बोर फील कर रहा हूँ, या उकताहट सी हो जाएगी। तो आप ये कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा इजी रखने के लिए अ, अपने ब्लॉग्स के दरमियान जरा वो थोड़ा ब्रेक रख लिया करें। और और ब्लॉग्स की डिवीजन मैंने ये बताई थी कि फर्स्ट ब्लॉग में आप कोशिश किया करें कि पहले बुक रीडिंग कर लिया करें। सेकंड ब्लॉग में आप कोशिश किया करें कि लेक्चर देख लिया करें। थर्ड ब्लॉग में आप प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। और फोर्थ ब्लॉक में जो है ना वो आप अपनी रिवीजन कर लिया करें। तो 12 घंटे का अगर मिसाल के तौर पर अगर आपका स्टडी प्लान बन रहा है, तो 12 घंटे में से पहले 3 घंटे आपके टेक्स्ट बुक हो जाएंगे। नेक्स्ट 3 घंटे आपके जो है ना वो जिस तरह से कह सकते हैं कि लेक्चर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट 3 घंटे आपके हो जाएंगे अपनी प्रैक्टिस के, और नेक्स्ट 3 घंटे आपके हो जाएंगे कह सकते हैं कि रिवीजन के। तो इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, तो आप लेक्चर्स के टाइम में से बचा के आप प्रैक्टिस 4 घंटे की कर लें, लेक्चर्स आप 2 घंटे की कर लें। इस तरह से आप मॉडिफाई कर लें। लेकिन आपने जो है ना वो कंटिन्यूस वे में कोशिश करनी है कि कंटिन्यूस स्टडी नहीं करनी है, आपने दरमियान में थोड़े थोड़े ब्रेक रख लेंगे। तो ये आपका एक स्टडी प्लान बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर फिजिक्स में कितना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, मतलब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स जो है ना वो अगर आपकी मिसाल के तौर पर 15 क्वेश्चन आपके आने हैं, 40 एज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 40 में से 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स के आने हैं, तो उन 15 में से आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको वो 10 या 11 जो है ना वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जो आपके 4 एमसीक्यूज होंगे ना, वो थोड़े से आपके लिए टैकलिंग होंगे, या तो उनकी ये हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है कि वो आपको थोड़ा टाइम प्रेशर देने की कोशिश कर सकते हैं। या आपको ये मसला हो सकता है कि आपको जो है ना वो आप अपने रिक्वायर्ड फार्मूला तक ना पहुंच रहे हो। तो न्यूमेरिकल इस तरह से होता है, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आते, मतलब इतना ज्यादा नहीं आते कि आप कुछ कह रहे सोच रहे हो कि फिजिक्स है तो फिजिक्स का मतलब है न्यूमेरिकल, नहीं, इस तरह नहीं है। फिजिक्स में जो है ना वो हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपके स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं। इस तरह के मैग्नेटिज्म वाले जो चैप्टर है ना उसमें से तो मतलब हर साल क्वेश्चन आते हैं कि उसके मिसाल के तौर पर जिस तरह से हम लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल जो हम यूज करते हैं ना डायरेक्शन मालूम करने के लिए, करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड की, तो उससे क्वेश्चन जो है ना वो हर साल पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो है ना वो इस तरह से क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहें। और फिजिक्स का मतलब ये हरगिज नहीं है कि कैलकुलेशन, फिजिक्स का मतलब है कि टोटल कंप्लीट आपका पेपर बनेगा। उसमें से जो है ना वो यूनिट्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 1 मेगावाट कितने बराबर के कितने वॉट्स के बराबर है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और इस तरह से होते हैं कि एम्पियर किसके बराबर होता है, वोल्ट किसके बराबर होता है। तो इस तरह से यूनिट्स के हवाले से क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट्स के हवाले से क्वेश्चन होते हैं। और रही बात जो आपके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी होते हैं। तो मतलब पेपर मिक्स होता है, कभी ये भी नहीं होता कि सारे कैलकुलेशन उठा के दे दें। तो कैलकुलेशन के हवाले से ज्यादा एमसीक्यूज आपका तकरीबन कह सकते हैं कि हम 30% जो है ना वो आपका वेटेज, फिजिक्स का अगर 100% देखें तो 30% जो है ना वो आपके कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, बाकी यूनिट्स मेमोरी बेस्ड, और इस तरह से कह सकते हैं कि हम स्टेटमेंट बेस्ड जो है ना वो क्वेश्चन होंगे, सारे कैलकुलेशन वाले नहीं होंगे। क्वेश्चन ये है कि सर मैंने अभी एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट की है, और मैं जब भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर देती हूँ तो 10 से 15 एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। तो देखें, एमसीक्यूज गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब सबके एमसीक्यूज जो है ना वो सॉल्व करते हुए गलत हो जाते हैं। अगर आपके 10 से 15 एमसीक्यूज हो रहे हैं गलत, तो ये कोई बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप इस हवाले से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी फील ना करें। देखिए,
आज आपके 15 MCQ मिसाल के तौर पर गलत हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये वाला क्वेश्चन आपने लिए जो है ना वो डिस्कस किया भी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है ना वो इस तरह से थोड़ा फील करते हैं कि हम अगर अपने MCQ शो कर दें कि ये मेरे इतने गलत होते हैं तो थोड़ा सा अजीब फील करते हैं। लेकिन ये आपने अच्छा किया कि बता दिया। देखिए, अगर आपके आज जो है ना वो 15 MCQ गलत हो रहे हैं तो आप के अंदर जो है ना वो इम्प्रूवमेंट भी तो आएगी ना। इस तरह की अगर आप कंसिस्टेंट वे में चल रहे हैं तो देखें कि इंशाल्लाह अगर आज 15 गलत हुए हैं तो 2-3 दिन बाद आपके जो है ना वो 13, 12, 10 इस तरह से कम होते होते इंशाल्लाह आपके अ, हम कह सकते हैं कि 90+% स्कोर भी इंशाल्लाह आप जरूर कर लेंगी। तो मैं आपको अपनी बताऊं कि मेरे एज ए फ्रेशर जब मैं था ना, तो हमारा पहला पहला टेस्ट हुआ था केमिस्ट्री का, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर बिल्कुल। और वो चैप्टर के 60 क्वेश्चन से 60 के 60 क्वेश्चन हमारे कैलकुलेशन वाले थे, और उन 60 MCQ सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट से सारी कैलकुलेशन थी। तो उस 60 MCQ में से मेरे 48 मार्क्स आए थे, मुझे अभी भी याद है। तो मेरे पहले चैप्टर में से 12 MCQ गलत थे। तो उस हवाले से मुझे भी थोड़ी परेशानी हुई थी कि ये मतलब कैसे हो रहा है। तो आप जैसे मतलब जितना भी अच्छा स्टूडेंट होता है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जो है ना वो इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ, इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो वाला गोल अचीव नहीं हो रहा जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये हो सकता है, लेकिन आपका जो मेन गोल है वो है आपका एडमिशन सिक्योर करना। तो आप इम्प्रूवमेंट करते जाएं। आपके अगर एक दिन के अंदर 15 MCQ गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे कोशिश करें कि 14 MCQ गलत करने की कोशिश करें, फिर 13, 12। इस तरह से जो है ना वो एक दिन इंशाल्लाह आएगा कि आप 100% स्कोर तक भी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी। तो अच्छे की उम्मीद रखें और डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर कोई ऐसा मेथड बताएं कि पूरे कोर्स के साथ साथ रिवीजन के साथ लेके चलें और अपना डेली बेसिस का भी काम करते रहें। देखिए, आपकी जो दीगर एक्टिविटीज़ है ना, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जिनको कहते हैं, उनको आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि लिमिट करने की कोशिश करें। अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं तो स्पोर्ट्स को थोड़ा सा कम टाइम देने की कोशिश करें जो आपका पहले टाइम होता था, क्योंकि ये एक्टिविटीज जो है ना इन पे कंप्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन आपकी स्टडी और आपकी स्लीप के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो कोशिश करें कि सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है ना वो आप अपनी थोड़ी सी लिमिट कर लें, और प्राइमरी एक्टिविटीज जो आपकी स्टडी है उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की कोशिश करें। और जैसे ही आपका जो है ना वो टेस्ट हो जाएगा ना, आपका MTCAT जैसे ही क्लियर हो जाएगा, तो आपका जो MTCAT के बाद वाला पीरियड है ना वो आपके लिए एक तरह से ना काफी फ्री टाइम होता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। सिंपल आप जो है ना वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते रहें, स्पोर्ट्स करते रहें, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कि मैंने 2024 में जो है ना वो पेपर दिया था ना, तो मुझे एक तरह से पेपर देने के बाद कंफर्मेशन मुझे फील हो रहा था कि मेरा जो है ना वो एडमिशन हो जाएगा। तो मेरे लिए जो है ना वो जो मेरा MTCAT का बाद वाला पीरियड था वो एक तरह से काफी अच्छा पीरियड था, क्योंकि मुझे एक तरह से पता था कि मेरा एडमिशन सिक्योर है। तो आप भी जो है ना वो इतनी अच्छी कोशिश करें कि आपको एग्जाम का टेस्ट देने के फौरन बाद आपको ये एज हो कि जो ना मेरा अब एडमिशन सिक्योर्ड है, तो आपको आपका जो पोस्ट MTCAT का पीरियड है ना वो आपको गुजारने में काफी मजा आएगा। तो अपनी कोशिश को अच्छा करें। और दूसरी ये बात है कि रिविजन्स की जहाँ तक बात है, तो रिविजन्स के लिए मैंने आपको बताया कि आप स्टडी प्लान को अपने ब्लॉग्स पे कन्वर्ट करें, और लास्ट जो आपका ब्लॉग हो ना उसको आप लास्ट में रिविजन्स के लिए रखें, क्योंकि रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि ऐसा ना हो कि आप जो है ना वो डेली चीज़ें करते रहें और पिछली चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी भूलती जाएं। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको नुकसान दे सकती हैं। आप कोशिश करें एक स्पेसिफिक ब्लॉग बनाएं। ब्लॉग का मतलब ये कि वो ब्लॉग 3 घंटे का हो सकता है, वो 2 घंटे का हो सकता है। उस ब्लॉग के अंदर आप जो है ना वो अपने पिछले हफ्ते के अंदर जो चीज़ पढ़ी है उसको रिवाइज करते रहें आराम से। एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, एक चैप्टर रिवाइज करें, दो कर सकते हैं, दो को जितना आपको मुनासिब लगे, लेकिन डेली रिवाइज लाजमी करना होता है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो कोशिश करें कि डेली आप जो है ना वो अपने आप के लिए थोड़े से घंटे बचा लिया करें, ताकि आप अच्छी तरह रिवाइज कर सकें। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर सब सब्जेक्ट को 3 और देना सही रहेगा, या 3 और सेल्फ स्टडी हर सब्जेक्ट के लिए और एंड पे 3 या 4 और लेक्चर्स और टेस्ट के लिए। देखिए, सारे सब्जेक्ट जो है ना वो एक दिन में नहीं चला सकते, ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है। आप कोशिश किया करें कि 2 सब्जेक्ट जो है ना वो डेली, या एक सब्जेक्ट डेली जो है ना वो चलाया करें। एक सब्जेक्ट डेली चलाना थोड़ा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, तो 2 सब्जेक्ट जो है ना वो आप डेली चलाया करें। 2 सब्जेक्ट इस तरह से चलाएंगे कि आप जो है ना वो मिसाल के तौर पर एक चैप्टर आपने करना है फोर्स एंड मोशन का, फिजिक्स का, दूसरा चैप्टर आपने करना है बायोलॉजी से, जिस तरह से कह सकते हैं कि सेल वाला चैप्टर करना है। तो आप कोशिश करें पहले सेल वाला चैप्टर की जो रिक्वायर्ड आपकी थ्योरी है वो याद कर लें, और आपका जो फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर है उसको टेक्स्ट बुक से एक बार रीड करें, उसके जितने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हैं वो याद कर लें। याद करें उसके बाद जो है ना आपको जितना टाइम लगता है
उसके बाद आप सीधा लेक्चर्स वीडियो देखें। लेक्चर्स वीडियो देखने के बाद जो है ना वो आप कोशिश करें कि जो पॉइंट्स आप लेक्चर में नोट करते रहें, वो लेक्चर के बाद थोड़ा सा उसको 5-10 मिनट देख के रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद आप सीधा जो है ना वो अपनी कह सकते हैं कि प्रैक्टिस एंड सीक्वेंस की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस करते रहें करते रहें करते रहें जब तक कि आपका जो है ना वो लगे कि मेरा ये चैप्टर अब प्रैक्टिस के हवाले से कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्रैक्टिस बंद कर लें। प्रैक्टिस बंद करने के बाद आप फौरन जो है ना वो अपनी रिवीजन की तरफ चले जाएं। तो इस तरह से जो है ना वो आप एक मैनेज्ड वे के अंदर अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखिए। वो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने स्टडी आवर्स को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर लें। पहले पोर्शन में आप जो चीज़ आप अपने मुताबिक मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि अगर आप पहले लेक्चर्स देखना चाहते हैं, पहले लेक्चर्स देख लें, फिर आप थ्योरी कर लें, अपनी जो बुक रीडिंग है वो कर लें, फिर जो है ना आप प्रैक्टिस करते हैं। तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं या आप जो मैंने बताया वो भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बगैर एलिमेंट्स कैसे मेमोराइज करें। देखें, केमिस्ट्री के अंदर जो है ना वो आप सारे एलिमेंट्स जो है ना वो याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो कोर्स के अंदर देखिए सेकेंड ईयर में जैसे है अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल्स, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके जो है ना वो एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। और नेक्स्ट ये होता है कि आपके हैलोजन जो सबको याद होते हैं कि हैलोजन क्या होते हैं, वो तो सबको याद होते हैं। और इसके अलावा जो नोबल गैसेस होते हैं वो याद करना लाजमी है। और रही बात पीरियोडिक टेबल को याद करने की, अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है ना वो यूट्यूब से जो है ना वो एक वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल। तो वो आपको एक तरह से मनीनॉमिक्स बता देंगे कि जो है ना वो इस तरह से काफी टीचर्स भी जो है ना वो एक एक पूरी पूरी सीरीज की जो है ना वो आपको बता देते हैं कि एक लाइन आपको बता देते हैं कि ये याद कर लो, फिर आपके एलिमेंट्स उस तरह से अरेंज हो जाते हैं। तो आप कोशिश क्या करें कि वो वीडियो देख लें यूट्यूब से, आपको जो है ना वो कोई ना कोई वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी इस हवाले से। तो पीरियोडिक टेबल वैसे तो कंप्लीट याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने कंप्लीट याद करनी भी है तो आप कोशिश करें कि एक वीडियो देख लें, वो आपको इस तरह से अल्फाबेटिकली आपको याद करवा देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर कोई ऐसा फार्मूला है जो बहुत बहुत रिपीटेड हो ताकि उनको याद कर लें। देखिए, चैप्टर्स वाइज अगर देखा जाए तो मिसाल के तौर पर फोर्स एंड मोशन का जो चैप्टर है ना, तो उसके अंदर हर टॉपिक से जो है ना वो पास, देखिए एमटी कैट स्टार्ट हुए, जो एमटी कैट का पेपर है ना सबसे पहले लिया गया था 1990 समथिंग में। तो उससे लेकर अब तक जो है ना वो एमटी वही सेम सिलेबस है, वही सेम जो है ना वो एमसीक्यूज बन रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है ना वो फार्मूला काम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कभी ना कभी आया हुआ है। जो चीज़ कभी ना कभी भी आई हुई है ना, वो भी आपके लिए एक तरह से इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो आप कोशिश करें कि हर चीज़ जो है ना वो इक्वली याद करने की कोशिश करें। हाँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है ना वो चीज़ें आप अपने जो ट्यूटर्स हैं ना उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, वो आपको ये बता देंगे। हमने वैसे एक दफ़ा अपने सर से पूछने की कोशिश की थी कि सर कोई मतलब एग्जाम के करीब है हम, तो आप कोशिश करेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। तो वो कहते हैं कि अब ये एफएससी वाली चीज़ें नहीं है कि आप जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेंगे और आप कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको जो है ना वो एक तरह से चॉइस में छोड़ देंगे। अब वो कहते हैं कि चॉइस तो आपके पास होगी ही नहीं, तो आप कोशिश करेंगे हर चीज़ को इक्वली लेके चला करें। तो इस तरह से आपको फार्मूलाज हम नहीं बता सकते कि आप ये वाले फार्मूलाज का ज़्यादा फोकस करें, ये ज़्यादा मतलब आए हुए हैं। तो आप हर चीज़ों को जो है ना वो इक्वली लेके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर मैं बायो के कोई चैप्टर पढ़ता हूँ, उसे कंप्लीट पढ़ने में 10 आवर्स लग जाते हैं, ये क्या ये है या कुछ और रिड्यूस करूँ। देखें, अगर आप ये फील करते हैं कि 10 आवर्स के अंदर जो है ना वो आपका बायोलॉजी का चैप्टर बहुत अच्छी तरह हो चुका है, तो आप उसको कोशिश करें कि 10 आवर्स ही दें। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको सिलेबस अच्छी तरह करने की जरूरत है, ना कि रिपीटेड करने की जरूरत है। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी एक स्टूडेंट है जो 10 रिवीजन कर रहा है, वो 10 रिवीजन उसकी ऐसी हैं कि मिसाल के तौर पर उसको फिर भी थोड़ा बहुत चीजें क्लियर नहीं है, तो वो 10 रिवीजन थोड़ी सी मतलब वीक हो सकती हैं एज कम्पेयर टू वो स्टूडेंट जिसकी 3 रिवीजन है, लेकिन वो 3 रिवीजन बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप 10 आवर्स दे के जो है ना वो एक चैप्टर को थॉरोली इन डेप्थ जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आप उसको उतना ही टाइम दें, रिड्यूस करने की आपको जरूरत नहीं है। और हाँ, एक दफा आपने 10 आवर्स दे दिए ना, तो आप कोशिश करें कि जब आप रिवाइज करने लगे ना, रिवाइज करते हुए आप उस चैप्टर को 1 या 1.5 घंटा ही दें लास्ट में। उससे ज्यादा आपको देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवीजन आपको हमेशा पास करनी होती है। और रिवीजन के अंदर आपको ये नहीं होता कि आपने सिर्फ एक चैप्टर ही करना है। रिवीजन के अंदर आपको पूरी पूरी बुक पास होगा, फर्स्ट ईयर की पूरी बुक रिवाइज करनी पड़ सकती है, सेकंड ईयर की पूरी बुक रिवाइज करनी पड़ सकती है। तो ये कोशिश क्या करें कि पहली दफा अगर आप चैप्टर कर रहे हैं, पहली दफा जितना टाइम लगता है नो प्रॉब्लम, सेकंड या थर्ड टाइम जो आप कर रहे हो ना उसके आप कोशिश करें कि आपका टाइम थोड़ा कम लगे। तो 10 आवर्स अगर आपके चैप्टर लग रहे हैं तो आप और अच्छी तरह आपका चैप्टर हो रहा है तो कोई मसला नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर किसी भी एक सब्जेक्ट को पूरा चैप्टर एक दिन में करना मुश्किल हो जाता है,
फिर सारा दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो पाता है, तो ये कोई बड़ी बात मतलब बुरी बात नहीं है कि सारे दिन में एक सब्जेक्ट आपसे हो रहा है। देखें, हमारा फाइनल गोल है एग्जाम से पहले तक एग्जाम की अच्छी अच्छी तैयारी। तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, चाहे जितना भी चल रहे हैं, आपके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू कि आप बिल्कुल स्टॉप ही हो जाएं, कि डिसअपॉइंट होकर बैठ जाएं कि जो है ना वो आज का मेरा जो गोल था वो नहीं हो पाया। कोई मसला नहीं, वो एक दिन अगर आपका गोल अचीव नहीं हो पा रहा, नेक्स्ट डे आप कोशिश करेंगे उस गोल को अपने नेक्स्ट डे के गोल के साथ साथ चलाने की कोशिश करें। और हमारा मेन चीज़ है वो ये है कि हमारा जो फाइनल एग्जाम है ना, उसकी प्रिपरेशन हमारी अच्छी से अच्छी हो जाए। तो उसके लिए आपको जितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम लगना है, वो डजेंट मैटर। बस आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी से मैटर नहीं करता चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन केमिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? अच्छा, देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से मैंने आपसे वाकई में ये चीज़ डिस्कस करनी थी, क्योंकि मुझे आज याद आता कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी काफ़ी जो है ना वो डिफिकल्ट टॉपिक समझा जाता है, डिफिकल्ट चैप्टर समझा जाता है। देखिए, ज़्यादातर जो है ना वो मैंने एमसीक्यू जो देखी है ना, वो ये देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक टेबल बनी हुई है ना, जिसके अंदर एलिमेंट्स दिए गए हुए हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स, हाइड्रोजन से नीचे आने वाले एलिमेंट्स। तो उस टेबल के अंदर से जो है ना वो एमसीक्यूज, मैं कहता हूँ कि 80% पूरे चैप्टर के अंदर 80% एमसीक्यू जो है ना वो उस टेबल से बनते हैं। किस तरह से बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो एमसीक्यूज बनते हैं ना, वो ये बनते हैं कि चार एलिमेंट्स दिए होते हैं, चार एलिमेंट्स में से ये कह देते हैं कि इन चार एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो होपफुली जो है ना वो, अगर आपको टेबल जो है ना वो तरतीब के साथ याद है, तो आप जो है ना वो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे उन क्वेश्चंस को। और उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो है ना वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो जो है ना वो कैथोड और एनोड से पूछे जाते हैं कि अगर ये दो एलिमेंट्स दिए गए ना, तो इन दो एलिमेंट्स में से कैथोड कौन बनेगा और एनोड कौन बनेगा। तो वो भी आप उस टेबल से ही सॉल्व कर सकेंगे। आपको अगर दो चीजें दी गई हुई हैं, एक दी गई है आपको हाइड्रोजन और एक दिया गया है आपको जिंक, तो जिंक और हाइड्रोजन में से आप गैस करें कि कौन एनोड और कौन कैथोड बनेगा। तो नॉर्मली अगर आप टेबल के अंदर देखें ना, हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन की वैल्यू पॉजिटिव में है और रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव में है। तो रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव में होने की वजह से जो जिंक है वो आपका एनोड बनने वाला है, और जो हाइड्रोजन है वो आपका कैथोड बनने वाला है। तो दो एलिमेंट इस तरह से आपको दिए गए होंगे, और वो आपसे पूछ लेंगे कि ये इनमें से जो है ना वो कैथोड कौन होने वाला है और एनोड कौन होने वाला है। या ये भी पूछ सकते हैं कि ये दो एलिमेंट हैं और ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। अब ये नहीं बताया गया होगा कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, बस ये कह देंगे ये दो एलिमेंट्स हैं, इनके इलेक्ट्रोड्स ये हैं। आप ये बता दें कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा। अब मिसाल के तौर पर कोई एलिमेंट ऐसा है जो हाइड्रोजन से सीरीज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना उससे ऊपर था, जैसे जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, तो उसका ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होने की वजह से वो एनोड होगा। तो एनोड होने की वजह से उसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो इस तरह से जो है ना वो आपसे क्वेश्चंस डिफरेंट वे में पूछ जाएंगे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ये होता है कि रिएक्शन काइनेटिक्स से, तो रिएक्शन काइनेटिक्स से जो एक तरह से तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना उसके हवाले से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और डिफरेंट ऑर्डर्स के यूनिट्स क्या होते हैं वो पूछे जाते हैं। और मेरे हिसाब से डिफरेंट रिएक्शन पूछे जाते हैं कि इस रिएक्शन ये है, इसका स्लो स्टेप क्या है, स्लो स्टेप के अंदर जो है ना वो कितने रिएक्टेंट्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये भी पूछे जाते हैं। और उसके अलावा मेरे ख्याल में ऐसे इस तरह के ही क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केमिस्ट्री में कितने परसेंट कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं? तो केमिस्ट्री के अंदर जो है ना वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स। मेरे ख्याल में आपसे जो है ना वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपका टोटल वेटेज है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन उनमें से, जिस तरह के हमारे टाइम पे जो वेटेज था ना वो था 58 मार्क्स था टोटल केमिस्ट्री का। तो 58 में से हमें याद है कि टोटल 10 या 12 एमसीक्यूज हमारे आते थे जो कैलकुलेशन बेसिस थे। तो अब आपके जो है ना केमिस्ट्री के मार्क्स इस तरह से कम हुए हैं, तो आपके कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज के मार्क्स भी थोड़े से कम हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट से रिवाइज करें या दो? देखें, रिवीजन करने के लिए आपको मैंने ये बताया कि रिवीजन आप एक चैप्टर कर सकते हैं डेली, आप एक चैप्टर करें, दो कर सकते हैं दो करें। आपको अपने मुताबिक देखना है कि मेरे पास इतना टाइम बच रहा है, लेकिन रिवाइज डेली बेसिस पे लाजमी करना है आपने। तो रिवीजन के लिए अगर आप ये आपके आपसे पॉसिबल हो रहा है कि आप जो है ना वो एक दिन में दो सब्जेक्ट रिवाइज कर पा रहे हैं, तो जरूर जो है ना वो रिवाइज करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर अटामिक नंबर या अटामिक मासेस याद करना लाजमी है? तो जो आपकी फर्स्ट 36 जो मेंबर्स है ना आपके पीरियोडिक टेबल के, वो आपके जो है ना वो, या फर्स्ट 40 तक भी आप कर सकते हैं, फर्स्ट 40 या फर्स्ट 36 तक। या आप कोशिश करेंगे जो आपका क्रेप्टॉन या ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन तक आप कोशिश करेंगे जो है ना वो लाजमी याद कर लें। एक तो आप ब्रोमीन तक याद कर लें, वो मेरे ख्याल में 36 या 37 आपका एलिमेंट है, एक वो याद कर लें। एक जो है ना वो सिल्वर का लाजमी याद कर लें, क्योंकि सिल्वर से जो है ना वो एक पास पेपर एमसीक्यूज आई थी।
तो सिल्वर का जो है ना वो आप लाजमी याद कर लें। आपको जीनोन का पता होना चाहिए कि जीनोन का जो है ना वो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या है, क्योंकि पास पेपर में जो है ना वो इस हवाले से एमसीक्यूज भी आए थे। एक सिल्वर, एक जीनोन का पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए मरकरी का। मरकरी के हवाले से भी एक पास पेपर से एमसीक्यूज आई थी। तो ये तीन जो है ना वो एलिमेंट, 36 एलिमेंट के बाद वाले हैं, इनको याद होना चाहिए, और 36 आपके पहले हो गए उनको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स के कौन से टेबल इंपॉर्टेंट वो हैं, गाइड करते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री के हवाले से ये बताता हूँ कि कभी भी जो है ना वो आपसे वैल्यूज नहीं पूछ जाती कि इस चीज की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। हाँ, वो वाली वैल्यूज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जो चीजें आपके टॉपिक के अंदर दी गई हो, कि एक हाइड्रोजन की एग्जांपल टॉपिक के अंदर दी गई होती है कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल है। तो ये चीजें आपको टॉपिक के अंदर दी गई हैं, तो आप कोशिश करें कि वो याद कर लें। और जो पूरी टेबल दी गई होती है ना, पूरी टेबल में से हमेशा ट्रेंड पूछा जाता है, कभी भी ये वैल्यू नहीं पूछी जाती। अब जिस तरह से स्पीड ऑफ सॉरी डिफरेंट चीजों की स्पीड की जो है ना वो एक टेबल है हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर, या पता नहीं आपके प्रोविंस के अंदर शायद वो टेबल हो। तो उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट स्पीड दी गई है कि मून अराउंड अर्थ कितनी स्पीड है, वो थी 1000 किलोमीटर पर आवर। तो वो 1000 किलोमीटर पर आवर जो है ना वो स्पीड नहीं पूछी जाती एज कम्पेयर टू। वो ये पूछी जाती है कि ये फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनकी जो रोटेशन है वो इनमें से किसकी रोटेशन जो है ना वो, या ये पूछा जाता है कि चार ऑब्जेक्ट्स हैं, मून, अर्थ, यूरेनस और जो आपके चार प्लैनेट हैं, तीन चार पूछे जाते हैं, और ये पूछा जाता है कि जो है ना इन चारों में से किसकी रोटेशन जो है ना वो ज्यादा टाइम में कंप्लीट होगी। तो ये पूछा जा सकता है आपको। और टेबल्स के हवाले से आपको ये बता दूं कि वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं होती, बस ट्रेंड याद करने की जरूरत होती है कि इन चार वैल्यूज में से, मिसाल के तौर पर चार वैल्यूज ये है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम, चार ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से किसकी जो है ना वो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो आपसे ये सवाल पूछ जाते हैं, आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम दो सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, उनके एक एक चैप्टर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके लिए जो है ना वो आप कोशिश करते हैं कि आपके टाइम टेबल के अंदर सिर्फ दो चैप्टर्स ही मैनेज हो पा रहे हैं, तो इनफ है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि टाइम टेबल आपका लाजमी है कि आप 12 से कम घंटे जो है ना वो आप नहीं पढ़ सकते, 12 से ज्यादा, और 16 से जो है ना वो 16 तक आपकी जो है ना वो लिमिट है। 12 to 16 आवर्स आपके लाजमी है। उसके अंदर आपके अगर दो चैप्टर्स मैनेज हो पा रहे हैं तो आप दो चैप्टर्स अच्छी तरह कर लें। लेकिन ये शर्त है कि अच्छी तरह चैप्टर्स होना चाहिए, ताकि आप अगली दफा जब रिवाइज करें तो इंशाल्लाह आपके चैप्टर्स वो वीक न रह जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं कि बायो में मोस्टली एग्जैक्ट लाइंस आती हैं या कंसेप्ट भी देखा जाता है। तो बायोलॉजी के अंदर दोनों आते हैं। आपसे जो है ना वो रिक्वायर्ड लाइंस भी पूछी जा सकती हैं, आपसे रिक्वायर्ड कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है। लेकिन मोस्टली यही देखा गया कि आपके अंदर जो है ना वो जो एज इट इज जो आपकी लाइंस होती हैं ना टेक्स्ट बुक की, वही ही आपसे जो है ना वो पूछी जाती हैं। कंसेप्चुअल एमसीक्यू थोड़े कम होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है ना वो आपके क्वेश्चंस भी आज डिस्कस होके इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और प्रिपरेशन को जो है ना वो डेली बेसिस पे इम्प्रूव करते हैं। अल्लाह हाफिज़।